अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जी हमारा चैप्टर नंबर 2 जारी है और लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हमने टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई टॉर्क सरकार को। भाई टॉर्क क्या होता है, इसको हम बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। क्या ख्याल है, फिर शुरू किया जाए? जी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा भाई चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं भाई ये डेफिनेशन सरकार हमें क्या बताती है। ये कहती है कि जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टर्निंग इफेक्ट अबाउट सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जो टर्निंग इफेक्ट होता है उस टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। चले भाई मैं अब आप लोगों के लिए इसको आसान कर देता हूँ। सबसे देखते हैं भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स काफ़ी सारे होते हैं। जो फोर्स काम कर सकती है वो फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं। भाई फोर्स जिस्म को मूव करवा सकती है, ये फोर्स का इफ़ेक्ट है। फोर्स जिस्म को रोक सकती है, फोर्स का इफ़ेक्ट है। ये भी इफ़ेक्ट है फोर्स का। कौन सा इफ़ेक्ट? टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं और वो जिस्म एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूमना शुरू कर दे, उसे बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स लगाएंगे, बॉडी टर्न करना शुरू कर देगी, किसके गिर्द? एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। तो इसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे अच्छे एग्जांपल, आप जब स्पैनर से रेंच से नट को खोलते हैं तो जब फोर्स लगाते हैं वो स्पैनर घूमना शुरू कर देता है, टर्न होना शुरू कर देता है। तो वो आपका क्या है? टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का। आपके पास एक फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर आप फोर्स लगाएं, फ़ैन के जो पर होंगे वो घूमना शुरू कर देंगे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। भाई वो भी आपका टर्निंग इफेक्ट है, वो भी आपका टॉर्क है। तो यकीनन आप लोगों की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हमने ये देखना है कि भाई फोर्स लगाने से कितना जिस्म टर्न होता है, यानी टॉर्क किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क हम डिस्कस करेंगे। तो टर्निंग इफेक्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम बना दी है, गुजारा कर लीजिएगा। यहाँ पे दरमियान में आपके पास एक वो नट है, इसको हमने खोलना है और ये आपके पास ब्लू कलर में मैंने एक स्पैनर ड्रा करने की कोशिश की है। जहाँ पे नट है वो कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि स्पैनर ने उसके गिर्द घूमना है। जो चीज़ जिसके गिर्द घूमती है उसे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और ये मकाम है जी जहाँ पर हम उसको पकड़ के फोर्स लगाएंगे। इस लंबाई है जी कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से फोर्स लग रही है, और ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो टॉर्क यहाँ पे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इस लंबाई पर, तो दूर से फोर्स लगाते जाएंगे, ये लंबाई बढ़ती जाएगी और आपका टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात है कम फोर्स लगाएंगे तो कम टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। यहाँ पे अगर मैं टॉर्क का फार्मूला लिखूँ तो भाई टॉर्क के फार्मूले में दो ही चीज़ें आएंगी, लेंथ एंड फोर्स। दो चीज़ों पर टॉर्क डिपेंड करता है, लंबाई पर और फोर्स पर। लंबाई कहाँ से? जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस मकाम से लेके कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन को। क्या आप जानते हैं इस लंबाई का ख़ास नाम है? इस लंबाई का ख़ास नाम है मोमेंट आर्म। तो जहाँ पर फोर्स लगती है उसको भी ख़ास नाम दिया गया, जो मैंने लिखा हुआ है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस लाइन के ऊपर फोर्स लग रही है, इससे इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। अब ये जो डिस्टेंस है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का 90 का एंगल बनाता है, इसलिए इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट आर्म को मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन आपके पास है दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं मैंने अभी बताया, क्योंकि यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 90 का, इसलिए इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के दरमियान है भाई? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी वो लाइन जहाँ पे फोर्स लग रही है, और दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है, टर्न हो रही है। इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि 90 का एंगल बढ़ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे टॉर्क की हम एक और डेफिनेशन भी क्या कर सकते हैं? टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। टॉर्क दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, किस किस का? मोमेंट आर्म का, और दूसरी चीज़ क्या है? फोर्स है। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा, यानी दो चीज़ों से आप टॉर्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसके यूनिट्स निकालते हैं भाई। इसके यूनिट्स क्या है? यूनिट्स तो भाई इस फार्मूले से हमारे पास आ जाएंगे जी। टॉर्क का फार्मूला क्या है? एल आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस होगा तो फिर उससे भाई मीटर में मेजर करेंगे। और फोर्स के यूनिट्स क्या आपके पास? न्यूटन है, तो इसके यूनिट्स क्या हो गए? न्यूटन मीटर। तो अब आपको पता है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर वैसे आ गया, ये बन गया किलोग्राम मीटर। मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर। भाई 2 यूनिट से टॉर्क के भाई कौन कौन से, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। टॉर्क के डायमेंशंस क्या हैं भाई, जहाँ भी किलोग्राम आए वहाँ पे आपने एम लिखना है, मीटर की जगह पे आपने एल लिखना है और सेकंड जगह पे आपने टी लिखना है। तो ये अब आपके आगे टॉर्क के डायमेंशंस। तो टॉपिक को अब आगे लेके चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टॉर्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। जब आपके पास रिजिड बॉडी होगी तो फिर टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो चलते हैं देखते हैं।